नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने विशिष्ट शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं, परिभाषाएं, उसके उद्देश्य और कार्य क्षेत्रों पर नजर डाली। आज हम विशिष्ट शिक्षा कितने प्रकार की होती है उसको हम यहाँ देखते हैं। विशिष्ट शिक्षा को यहाँ 5 प्रकार से समझाया गया है। इसमें प्रथम है विशेष अध्यापकों, समाज सेवियों द्वारा शिक्षण एवं निर्देशन। यानी यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कुछ विशेष ऐसे अध्यापक होते हैं जिनको पूर्वतः इस चीज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो किस तरह से विशिष्ट बच्चों का प्रशिक्षण या शिक्षण करवाएं। इसके अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था, यानी सामान्य विद्यालय में जो विद्यार्थी विशिष्ट रूप से सक्षम हैं, उनके लिए विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाए और उनकी अतिरिक्त देखभाल के द्वारा शिक्षण का कार्य करवाया जाए, जिससे कि वो भी सामान्य बालकों की तरह आसानी से अधिगम कर सके। विशेष कक्षा योजना, यानी जैसे विकलांग बालक हैं जिन्हें हम दिव्यांग के नाम से बुलाते हैं, उन बालकों के लिए किसी और व्याधि से, मानसिक व्याधि से ग्रसित है, उन बालकों के लिए कक्षा में बैठक व्यवस्था या अन्य प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग से आयोजना या योजना बनाई जाए। तो विशेष कक्षा योजना के द्वारा जो शिक्षण प्रदान किया जाता है वो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। कुछ विद्यालय इन विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट होते हैं या विशेष शिक्षा देने के लिए होते हैं, जिन्हें विशेष विद्यालय के रूप में जाना जाता है। और कुछ ऐसे आवासीय विद्यालय भी निर्मित किए गए हैं या स्थापित किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो सिर्फ विशिष्ट शिक्षा के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। और जैसे कि हम देखें, मूक बधिरों के लिए अलग से विद्यालय बनाए गए हैं, दृष्टिदोष बालकों के लिए अलग से विद्यालयों का निर्माण किया गया है। हालांकि इनकी संख्या वर्तमान समय में अभी कम है, किंतु फिर भी इन आवासीय विद्यालयों के द्वारा जहां विद्यार्थी रहकर और उसी तरह के वातावरण में जिसकी उन्हें आवश्यकता है या शारीरिक रूप से जिस चीज की उनमें कमी है उनको ध्यान में रखते हुए जहां पर शिक्षण करवाया जाता है, इस प्रकार के विद्यालयों का निर्धारण विशेष शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। अब हम ये देखते हैं कि विशेष शिक्षा कौन से सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें सर्वप्रथम है व्यक्तिगत भिन्नता। ये माना गया है कि व्यक्ति में किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति से भिन्नता पाई जाती है और ये भिन्नता ही उसे दूसरों से अलग निर्धारित करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी एक विशेष शिक्षा होनी चाहिए अगर वो सामान्य से कुछ भिन्न है। अतः इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई है। दूसरा है कोई भी निरस्त नहीं। सरकार का ये मानना है, यह एक लोकतंत्रात्मक देश में ये माना जाता है कि शिक्षा का अधिकार सभी को है। इसलिए जहाँ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उसके साथ साथ ये भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी बालक को किसी कमी की वजह से कोई विद्यालय स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता है या उसे निरस्त रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार सामान्य विद्यालयों में विशेष बालक नहीं पढ़ सकते हैं, अतः विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अगला सिद्धांत है पक्षपात रहित शिक्षा। पक्षपात रहित शिक्षा सिद्धांत के अनुसार ये माना गया है कि बालक को उसकी क्षमताओं के अनुसार उसकी आवश्यकताओं रूप शिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो सरलता से किसी संप्रत्य को समझ सके। इसलिए उसी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था विशेष शिक्षा के अंतर्गत रखी गई। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, जैसे हम अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा शिक्षण देकर इस प्रकार के, यानी जो विशेष बालक है जिसमें प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा ग्रहण करवा के अधिक शिक्षित बनाया जा सकता है या उनमें रुचि पैदा की जा सकती है। इसलिए इस सिद्धांत में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम को भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त नियंत्रित वातावरण का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि कक्षा का या सामान्य कक्षा का अगर वातावरण नियंत्रित रहे और सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चा भी पढ़ना चाहे तो नियंत्रित वातावरण के दौरान वो सहजता का अनुभव करता है। अतः कक्षा का वातावरण इस प्रकार से होना चाहिए कि सामान्य बालक भी विशिष्ट बालकों के साथ सहजता से समायोजन कर सके।
और अंतिम में सिद्धांत है विशिष्ट प्रक्रिया। विशिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत ये बताया गया है, विशेष शिक्षा के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि न केवल अध्यापक बल्कि अभिभावक भी बालकों एवं उक्त विद्यालय जिससे वो संबंधित हैं उनके बालक, उनमें अपनी वहाँ की व्यवस्था व कार्य प्रणाली पर हस्तक्षेप कर सकते हैं और उन्हें ये अधिकार है कि अगर वो उस विद्यालय जहाँ उनके उनके बालक पढ़ रहे हैं वहाँ का वातावरण, शिक्षण प्रक्रिया उन्हें नहीं पसंद है या वहाँ की और कोई कार्य प्रणाली उन्हें पसंद नहीं है, तो वो अपने बालकों को वहाँ से निकालकर किसी अन्य विद्यालय में भी दाखिला दिलवा सकते हैं। तो इन सिद्धांतों को विशेष आधार पर विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ध्यान में रखा गया है। अब हम देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के बालक को किस किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें सर्वप्रथम है कि बालक स्वयं की गति से सीखता है। प्रत्येक बालक अपनी गति, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि बालक हो या अन्य किसी रूप से पिछड़ा या शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़ा बालक है, वो विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपनी स्वयं की गति से सीखता है। इसका दूसरा लाभ है विद्यार्थियों की संख्या कम। विशिष्ट शिक्षा में ये ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक क्लास में कम हो, जिससे कि प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सके। इसका तीसरा लाभ है विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री का चयन एवं प्रयोग। यानी विशिष्ट शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि विशिष्ट बालकों के अनुरूप ही शिक्षण की विधि, शिक्षण प्रणाली का चयन किया जाए और उसका अत्य आवश्यक रूप से प्रयोग भी किया जाए, जिससे कि विशिष्ट बालक उससे लाभान्वित हो सके। इसके अतिरिक्त विद्यालय का भौतिक वातावरण छात्रानुकूल होना चाहिए। यानी विशिष्ट शिक्षा यह निर्धारित करती है कि विद्यालय का जो भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण के अंतर्गत कक्ष की बैठक व्यवस्था, उसमें रोशनी की व्यवस्था, इसके अलावा वहाँ पर प्रयोग में लिए गए उपकरण, वो सब विद्यालय में पढ़ने वाले सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के अनुकूल होना आवश्यक है, जिससे वो सहजता से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इस पर भी ध्यान दिया जाता है और इससे बालक लाभान्वित होते हैं। इसका अगला लाभ है आत्म सम्मान एवं आत्मविश्वास की वृद्धि। चूंकि यहाँ पर बालक सामान्य बालकों के साथ सामान्य तरीके से शिक्षा ग्रहण करता है, अतः उसमें एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास पैदा होता है और ये आत्मविश्वास उसमें अपने आप आत्मसम्मान की वृद्धि करता है, जो कि उसे एक सामान्य शिक्षण प्रक्रिया के दौरान नहीं मिल सकता, क्योंकि सामान्य शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है और उसकी वजह से वो अपने आप में हीनता की महसूस या अपने अंदर एक कमी को महसूस करता है, जो धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास की कमी करती है। और इसका अंतिम लाभ है अवांछित व्यवहार कम तथा सामाजिक वांछनीय व्यवहारों में वृद्धि। इससे बालक के अंदर, खासतौर पे वो विशिष्ट बालक जो अपने आप को कहीं ना कहीं अन्य बालकों से कमतर समझने लगे थे, उनमें एक वांछित व्यवहार से मतलब यह है कि सामाजिक मूल्यों के द्वारा जो निर्धारित व्यवहार एक नागरिक के अंदर हम महसूस करते हैं, उन व्यवहारों में वृद्धि होने लगती है और वे अवांछनीय व्यवहार जो उसमें आत्मसम्मान की कमी करते हैं या अपने अंदर कोई न कोई हीन भावना बढ़ा रहे होते हैं, उनमें धीरे धीरे कमी होती है और वो समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ने लगते हैं। अभी तक हमने विशिष्ट शिक्षा के लाभों पर ध्यान दिया, लेकिन बहुत ध्यान देने के उपरांत भी कुछ ऐसी कमियां या इसकी भी कुछ अपनी सीमाएं रह गई हैं, जो कि इसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम प्रभावी बनाती हैं या जिनको हम ध्यान देकर उनमें वापस उस कमी को दूर कर हम इन्हें और अच्छा या प्रभावशाली बना सकते हैं। तो वो सीमाएं कौन सी हैं? इसमें पहली है विशिष्ट बालकों की पहचान में देरी से अपेक्षित व्यवहार प्राप्त करने में कठिनाई। सामान्यतः हम देखते हैं कि बालक कुछ वर्ष बड़ा होने के उपरांत ही हमें उसकी कमियों का पता चलता है या संसाधनों के अभाव या अशिक्षा होने के कारण, अभिभावकों की देरी के कारण हम विशिष्ट बालकों को काफी लेट पहचान पाते हैं। तो उनकी पहचान में जितनी ज्यादा देरी होती है, उनके अंतर्गत हम अपेक्षित व्यवहारों को प्राप्त करना अगर चाहें तो उनमें थोड़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ आवश्यकता है कि विद्यालय
या शिक्षण जगत इस प्रकार की प्रणालियों का विकास करे कि इन विशिष्ट बालकों को बहुत कम समय में ही या बहुत जल्द ही पहचाना जाए और उन्हें उसी समय से इस प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाए जिससे कि अपेक्षित व्यवहार उनमें हम ज्यादा प्राप्त और जल्दी प्राप्त और प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें। इसकी दूसरी सीमा है विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण स्पष्ट न होना। सामान्यतः हम देखते हैं कि असहज बालकों को या मानसिक विकार से पीड़ित बालकों को हम विशिष्ट बालक न मानकर उन्हें सामान्य बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं या उनके साथ हम व्यवहार करते हैं एक अध्यापक के रूप में या अभिभावकों के रूप में या समाज में भी। लेकिन ये चीज उन बालकों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। सामान्यतः हम उनके अंदर कोई वर्गीकरण नहीं कर पाते, तो ये स्पष्ट वर्गीकरण न हो पाना भी अपने आप में एक ऐसी कमी है जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनती है। और जब तक उसकी इस विशिष्टता का हमें पता चलता है या कमी का हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है या सामान्य विद्यालयों पर उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका अगला पॉइंट है विशिष्ट शिक्षा अपेक्षाकृत महंगी होती है, क्योंकि हमने ऊपर भी बात की थी कि इसके लिए विशेष संसाधनों भौतिक वातावरण की आवश्यकता होती है जो हमारे भारत जैसे विकासशील देश में पर्याप्त रूप से प्राप्त हो पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए विशिष्ट शिक्षा अपेक्षाकृत महंगी होने की वजह से हर स्थान पर उपलब्ध करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि विशिष्ट अध्यापकों की कमी या उनकी उपलब्धता न हो पाना भी इसका एक मुख्य कारण है। जहां हम देखते हैं कि वर्तमान समय में कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहीं अगर हम चाहें कि विशिष्ट अध्यापकों की पूरी पूर्ति हो तो ये असंभव सा प्रतीत होता है। तो विशिष्ट अध्यापकों की कमी भी विशिष्ट शिक्षा की प्रभावशीलता को कम कर देती है। इसके अतिरिक्त परीक्षा प्रणाली की पूर्ण रूप से अनुकूल न हो पाना। परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन की जिन विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है वो भी पूर्ण रूप से विशिष्ट शिक्षा के आधार पर अभी तक नहीं हो पाने के कारण से भी यह विशिष्ट शिक्षा अपने आप में थोड़ी प्रभावहीन हो जाती है। और अंत में है अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित न हो पाना। अभिभावक भी पूर्ण रूप से अपने आप को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाते, या इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हम मान सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से अभिभावकों की सहभागिता कितनी होनी चाहिए इसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः ये भी अपने आप में एक कमी के रूप में परिलक्षित होती है। तो ये कमियां या ये अनुपस्थिति इन चीजों की, इन बिंदुओं की भी विशिष्ट शिक्षा की सीमाओं में विस्तार करती है जिन्हें हमें समय रहते दूर करना चाहिए। इस प्रकरण के अंत में हम विशिष्ट शिक्षा के महत्व को देखेंगे। विशिष्ट शिक्षा का पहला महत्व है विशिष्ट शिक्षा बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायक होती है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा है और इसके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है कि विशिष्ट शिक्षा मुख्यतः विशिष्ट बालकों के लिए होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उनकी सामान्य बच्चों के अतिरिक्त उनकी विशिष्ट क्या आवश्यकताएं हैं पठन पाठन के दौरान उनको पहचानने में सहायता प्रदान करती है। इसका दूसरा महत्व है यह बालक के मूल अधिकारों की रक्षा करती है। जो बात हमने पहले भी कई बार की है कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वयं के मूल अधिकार होते हैं। उन मौलिक या मूल अधिकारों में शिक्षा का भी अधिकार है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले यह अधिकार निहित है उसके अंदर। तो ऐसे बालक जो शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग हैं या विशिष्ट हैं, उनको अगर हम इस शिक्षा से दूर करते हैं तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन करना है। तो विशिष्ट शिक्षा उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगला महत्व विशिष्ट शिक्षा का है कि यह बालक को समाज में स्वावलंबी जीवन जीने योग्य बनाती है। एक बालक स्वयं शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ा होता है तो समाज पर वो बोझ के रूप में न होकर स्वावलंबी जीवन जीने योग्य बन जाता है, जिसमें विशिष्ट शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विशिष्ट शिक्षा समाज को बालकों की विशेष आवश्यकताओं से अवगत कराती है। विशिष्ट शिक्षा हमें ये बताती है कि विशेष बालकों की कौन कौन सी विशेष आवश्यकताएं होती है, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति न केवल विद्यालय बल्कि समाज में रहते हुए उनके अभिभावक भी उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करें।
विशिष्ट शिक्षा बालक को क्रियात्मक रूप से साक्षर बनाती है। विशिष्ट शिक्षा बालकों को सिर्फ किताबी ज्ञान देने पर जोर, बालकों के किताबी ज्ञान पर जोर नहीं देती है, बल्कि वह इस प्रकार की शिक्षा प्रदान या प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करती है जिससे कि बालक क्रियाशील होकर अपने भावी जीवन में अपने लिए स्वावलंबन वाला जीवन अपना सके। और अंत में हम देखते हैं कि यह बालक के जीवन को सुखी, समृद्ध एवं संपन्न जीवन जीने योग्य बनाती है, अर्थात समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और उन्हें समाज में एक सुयोग्य नागरिक के रूप में स्थापित करने में यह विशिष्ट शिक्षा ऐसे विशिष्ट बालकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह भी महत्व इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा के रूप में होता है। इस प्रकार हमने विशिष्ट शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को पढ़ते हुए ये जानने का प्रयास किया कि शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा किस प्रकार से व्यक्ति या बालक के उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए या मौलिक अधिकारों को पूर्ण करने का प्रयास करती है। तो एक अध्यापक के रूप में हमें भी विशिष्ट शिक्षा पर ध्यान देते हुए विद्यालय में विशिष्ट बालकों की शिक्षा को सरल बनाते हुए पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।